अपने राज्य में सरसों की खेती लगभग सभी भागों में की जाती है और जिन किसानों ने सरसों की फसल लगा रखी है उनकी फसल बुआई के अनुसार विभिन्न अवस्थाओं में है, लेकिन इस समय इनमें कई कीट और रोगों का प्रकोप होता है जो कि फसल की बढ़वार और उत्पादन को प्रभावित करते हैं। इसीलिए समय रहते इन कीट और रोगों की पहचान कर रोकथाम के उपायों को अपनाना चाहिए, जिनके बारे में जानकारी दे रहे हैं दिव्यायन कृषि विज्ञान केंद्र जिला रांची के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर मनोज कुमार। किसान भाइयों, अभी सरसों की खेती का प्रबंधन का स्थिति को जानने के लिए हम सभी को सरसों अभी तो सब लोग लगा चुके हैं और कहीं कहीं फूल आने लगा है और कहीं कहीं पौधा लगभग 1 फीट से लेकर के 1.5 फीट तक ऊंचाई तक गया है। तो इसमें आपका सबसे अच्छी बात यह है कि इस समय ध्यान रखना है कि पानी की कमी ना होने पाए। पानी लगभग 10 से 15 दिन के अंतर पर पानी देते चलेंगे और लगभग सरसों में 4 पानी तो ज़रूरत पड़ता ही है। तो इसके साथ ही साथ अगर पौधा आपका 45 दिन का हो गया है तो उसमें शेष जो नाइट्रोजन के लिए यूरिया आपका लगभग 25 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से दे देना चाहिए। अगर आपके पास यूरिया उपलब्ध उतना नहीं है तो आप आजकल जो है 19 किलो नाइट्रोजन, 19 किलो फास्फोरस, 19 किलो पोटास उसमें जो है 100 किलो में प्राप्त होता है। तो आजकल घोल वाला आ गया है 19-19-19। इसको 1 लीटर पानी में 5 ml घोलना है, 5 ग्राम घोलना है और फिर उसको छिड़काव कर देंगे तो पौधे को जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की पूर्ति भी हो जाएगी। और सल्फर को भी ध्यान रखना है कि आपने अगर सल्फर दिया है तो ठीक है, अन्यथा आजकल बाजार में 90% का सल्फर इफ़को का आने लगा है, उसको भी लेकर के 1 लीटर पानी में 5 ग्राम घोल बना करके छिड़काव कर सकते हैं, जिससे पौधे को इसकी पूर्ति हो जाएगी। या छिड़काव दे करके आप जो है ज़मीन में उपलब्ध करा सकते हैं, जिससे आपकी फली अच्छी हो, बढ़िया हो और दाने पुष्ट हो। और साथ ही साथ ये ध्यान रखेंगे कि अभी जो है आपका सरसों जो फूल आ गया है, फूल आते समय आप में इसमें लाही आने की संभावना रहेगी, तो लाही और साफलाई भी आने की संभावना हो सकती है। चेपा, जिसे माहो कीट भी कहते हैं, यह एक रस चूसने वाला कीट है। यह हरे रंग का छोटा और मुलायम कीट है जो फसल में फूलों के गुच्छों, कच्ची फलियों और पत्तियों की निचली सतह पर समूह में पाया जाता है। देर से बुआई वाले खेतों में चेपा कीट का प्रकोप अधिक होता है। माहो कीट पहले फसल की वानस्पतिक कलिकों पर दिखाई देते हैं और धीरे धीरे पूरे पौधों को ढक लेते हैं। इससे तना और पत्तियां काली हो जाती हैं, जिससे प्रकाश संश्लेषण में बाधा आती है। इस प्रकार यह कीट उपज और तेल की मात्रा में कमी करता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आपको एक तो प्रयास करना है कि नीम का तेल 1 लीटर पानी में 5 ml घोलना है, उसका छिड़काव करना है। अगर नीम के तेल नहीं है तो वहाँ पर आपको करंज का तेल भी यूज कर सकते हैं। और 10 परनी, 10 तरह के पत्ते जो जानवर नहीं खाते हैं उनको लेकर के उसको 1 भाग और 4 भाग जानवर देसी गाय का मूत्र में उसको डुबाएंगे। 10 दिन में लगभग यह डिकम्पोज हो जाएगा और फिर उसके बाद उसको छान करके 1 भाग या 10 भाग पानी मिला करके छिड़काव करेंगे। तो सरसों के प्रबंधन में आप जो है उसको आप प्रयास करेंगे कि जो नेचुरल सिस्टम के थ्रू आपने जैसे 10 परनी हुआ, नीम का तेल हुआ, करंज का तेल हुआ, पीला कार्ड लगाएंगे, येलो स्टिकर जिसमें रस चूसने वाले कीड़े आ सकते हैं, रोका जा सकता है। और इसके साथ साथ इमिडाक्लोरोप्रिड, जो लोग अगर केमिकल के रास्ते पे जाना चाहते हैं तो इमिडाक्लोरोप्रिड 1 लीटर पानी में लगभग 1 ml घोल बना करके इसको छिड़काव मारेंगे तो ये पूरी तरह से रोका जा सकता है। सरसों की फसल में झुलसा रोग का प्रकोप सबसे पहले पौधों की निचली पत्तियों से शुरू होता है। पत्तियों पर हल्के काले गोल धब्बे बनते हैं। धब्बों में गोल छल्ले साफ नजर आते हैं। रोग के बढ़ने पर गहरे भूरे धब्बे तने, शाखाओं एवं फलियों पर फैल जाते हैं। कुछ पत्तियों पर धब्बे चकत्ते आ जाते हैं। उसको रोकने के लिए डाइथेम 45 या बेबिस्टीन या रिडोमिल या इंट्राकोल या सेक्टिन का प्रयोग करके आप बढ़िया ढंग से उसके जो ऊपर जो है सफ़ेद सफ़ेद धब्बे पड़ते हैं उसको भी रोक सकते हैं। तो आपका ध्यान रहना चाहिए कि हमें कीड़ों को रोकना है, हमें उस पर फंगस को रोकना है और पानी की कमी को नहीं होने देना है। और जो हमारा सेकंड डोज जो है नाइट्रोजन है उसको यूरिया के रूप में हमें छिड़काव कर लेना है।
अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उनका जवाब इस प्रकार से है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम गमराहा, जिला गिरिडीह के कृषक जगपाल मरांडी ने। ये अजोला उत्पादन की तकनीक के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो जगपाल मरांडी जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। किसान भाई घर बैठे आसानी से अजोला उगा सकते हैं, अजोला उत्पादन कर सकते हैं और इसके लिए कुछ भी साधन की उतनी आवश्यकता नहीं रहती है। आपको ज़रूरत है सिर्फ अजोला की, अच्छे कल्चर की, और ये कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विश्वविद्यालय कहीं भी आसानी से उपलब्ध है, वहाँ से किसान भाई इसको ले सकते हैं। किसान भाइयों, अजोला की खेती में इसकी उन्नतशील किस्मों का चुनाव करना बहुत जरूरी होता है। इसका अधिक उत्पादन लेने वाली किस्में हैं अजोला पिनेटा, केरोलियन, माइक्रोफिला इत्यादि। तो आप इनमें से किसी भी किस्म का चयन करके अजोला की खेती कर सकते हैं। अजोला उत्पादन की विधि: एक छायादार जगह में 2 मीटर लंबा, 2 मीटर चौड़ा और 0.2 मीटर गहरा गड्ढा खोदना है। इसे प्लास्टिक शीट से ढक देना है। सीमेंट की टंकी में भी इसे उगाया जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में प्लास्टिक शीट बिछाना आवश्यक नहीं है। जहां तक संभव हो पराबैंगनी किरणों रोधी प्लास्टिक शीट का उपयोग करें। प्लास्टिक शीट सिलपोलिन एवं पॉलीथीन तारपोलिन है, जो कि एक प्रकाश की पराबैंगनी किरणों के लिए प्रतिरोधी क्षमता रखती है। उसके बाद लगभग 10 से 12 किलोग्राम मिट्टी गड्ढे में फैलाना है। 2 किलोग्राम गोबर और 30 ग्राम सुपर फास्फेट 10 लीटर पानी में मिलाकर गड्ढे में डालना है। पानी का स्तर 10 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। उसके बाद 500 ग्राम से 1 किलोग्राम तक एजोला कल्चर गड्ढे के पानी में डाल देना है। एजोला बहुत तेजी से विकसित होता है और 10 से 15 दिन के अंदर पूरे गड्ढे में फैल जाता है। और फिर आप 8-10 दिन में आप देखेंगे कि आपका अजोला जो है वो पूरी तरह से फैल गया है पिट में। अब इस अजोला का उपयोग आप फसलों में, साग भाजियों में, फलों के जो पौधे हैं, केला, पपीता, नींबू, करौंदा, इस तरह के जो भी पौधे हैं उनके जड़ों के पास आप इनको डाल के गुड़ाई कर सकते हैं। और जो सब्जी भाजी हैं उनको प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन उपलब्ध होगा, क्योंकि ये जलीय फर्न है। धान के खेत में डाल सकते हैं, आप किसी भी तरह की कोई भी फसल में इसका उपयोग कर सकते हैं। साथ ही अगर हमारे किसान के पशुपालक भी हैं वो किसान, तो वो मवेशियों के खाने में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। जो भी उनको खाने में सामग्री देते हैं, खली चूनी देते हैं या भूसा देते हैं, उसके साथ में आप इसकी थोड़ी मात्रा मिला के उनको दे सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि ये पूरा आपको प्रोटीन है, तो इसको अगर आपने बहुत ज़्यादा दे दिया तो उनको नुकसान हो सकता है, दस्त लग सकता है आपके पशुओं को। तो आपको उनके शरीर के वजन के हिसाब से देना रहता है। मान लीजिए अपने पास एक पूरा वयस्क गाय या भैंस है, तो उसको अपन 900 से 1.5 किलो तक दे सकते हैं। फिर अगर मान लीजिए आपके पास बकरियां हैं तो उनको 150 से 200 ग्राम तक आप दे सकते हैं प्रतिदिन, दोनों टाइम के समय मिला के। और अगर आपके पास मुर्गियां वगैरह हैं तो उनकी वजन जैसे कम होता है तो उनको 50 ग्राम तक देना अनुशंसित किया जाता है। अजोला को खिलाने से पहले 1 सेंटीमीटर बड़े साइज के छेद किए हुए ट्रे में एकत्र करना चाहिए, ताकि पूरा पानी झड़ जाए। ट्रे को एक बाल्टी के ऊपर रखकर पानी से अच्छे से धोना चाहिए, ताकि गोबर की गंध निकल जाए। बाल्टी में एकत्रित पानी को पुनः गड्ढे में डाल देना चाहिए। प्राप्त अजोला को पशु दाने या पैरा के साथ मिलाकर पशु को खिलाना चाहिए। जैसे अपन ने अजोला आपने एक बार आपने बना लिया, फिर जैसे 2 महीने 2.5 महीने में इसके पानी को आपको परिवर्तित करना है। तो इसका जो पानी है आपको आधा पानी इसका निकाल देना है। तो इसको पानी जब आपने निकाला तो इसको आपको
फेंकना नहीं है। आपकी जो भी बगिया है, पोषण वाटिका है, उसमें इसको पानी को डाल दें, क्योंकि इसमें विटामिन एंजाइम्स प्रचुर मात्रा में रहते हैं। तो ये हमारे पौधों के लिए एज टॉनिक काम करते हैं। प्रत्येक 5 दिन में एक बार 20 ग्राम सुपर फास्फेट और लगभग 1 किलोग्राम गोबर गड्ढे में डालने से एजोला तेजी से विकसित होता है। तो पुनः ये फिर से बेड आपका पूरा तरह से टाका आपका अजोला से भर जाएगा और फिर आप इसका उपयोग चाहे आप फसलों में करें, चाहे सब्जी भाजियों में करें, चाहे पशुओं के लिए करें, तो हर तरह से उपयोग किया जा सकता है। तो ये घर बैठे किसानों के लिए बहुत ही अच्छा एक उपाय है और इसको आप लोग जरूर करें। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोची फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।